हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और ये सेशन दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 5 है, पॉलिटी है सब्जेक्ट का है। और पिछले वीडियो में बहुत कम टाइम के लिए ही ड्यूरेशन रिकॉर्ड हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और ये है 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति रोक कर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो वो अनिश्चित काल तक वो लंबित रहता है, तो ठीक है। ये अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देने या रोकने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी ठीक है कि अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सहमति दे भी सकता है और नहीं भी, और अगर दे देता है तो वो अंतिम रूप से अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह से ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72(1) के तहत प्रदान की गई है। तो ये ठीक है, 72(1) जो है वो क्षमतान शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यह राज्य के कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर लागू होती है ना, सभी मामलों पर नहीं, राज्य के जो कानून है उनमें देखता है राज्यपाल क्षमादान शक्ति। बस राज्यपाल के दो अपवाद हैं। एक अपवाद है कि वो मृत्युदंड में जो है क्षमादान नहीं कर सकता है, और दूसरा अगर कोर्ट मार्शल से कोई आदेश आया है तो उसमें वो क्षमा नहीं कर सकता है। बाकी राज्य के मामलों में कौन कर सकता है? राज्यपाल। तो यह कोर्ट मार्शल के मामलों में भी लागू होती है, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति की लागू होती है, राज्यपाल की नहीं। इसमें मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान देने की शक्ति शामिल है, ठीक है। ये दोनों पावर वही केवल राष्ट्रपति की हैं, इसमें राज्यपाल के पास पावर नहीं है बस। बाकी राज्य के विषयों पर राज्यपाल देखता है और केंद्र के विषयों पर राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है? सभापति के पद की रिक्ति के संबंध में क्या ये ठीक है? उपसभापति की बात हो रही है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कम काम करेगा, तो हाँ ठीक है, जब सभापति का पद रिक्त होगा तो काम करेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाना, पद रिक्ति कब होगी? एक तो वो आए नहीं है, एब्सेंट है, या फिर जो उपराष्ट्रपति हैं वही जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो बन गए हैं राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद ही खाली, तो सभापति का पद भी खाली हो गया, तो ये भी ठीक है। राज्यसभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति, ये भी ठीक है। मतलब कुल मिलाकर तीनों में एक ही बात हो रही है लगभग, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही वर्णन करता है। निश्चित 5 वर्ष की पदावधि, क्या ये ठीक है कि उपसभापति के जो पैनल होते हैं वो सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इनकी कोई पदावधि नहीं दी गई है, 5 साल जैसी चीज नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कैसा ऑप्शन रहेगा? हाँ ठीक है, इसमें 3 तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, 1 2 3 करके दिया नहीं है, तो इसमें से हमको एक ऑप्शन निकालना है कि कौन सा सही है। तो ये गलत हो गया क्योंकि कोई निश्चित कोई 5 साल का टाइम पीरियड जैसी चीज नहीं दी होती है। राज्यसभा सदस्यता के साथ सह समाप्त ना, ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनका पुनर्गठन कभी भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। नए पैनल के नामांकन पद तक बने रहना, ये ठीक है। पैनल तब तक पद पे बना रहता है जब तक कि नया पैनल गठित नहीं हो जाता है, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पदावधि नहीं, राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा के सभापतियों के या उपसभापतियों के पैनल में राज्यपाल की भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्भरता के संदर्भ में बताना है। दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। दल बदल की जो पावर दी गई है 10वीं अनुसूची के तहत, वो किसको दी गई है? सभापति या अध्यक्ष को, ठीक है। ये दल बदल के मामलों में सभापति अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है ना, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहले शुरू में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन रख दिया गया कि इसका ये दुरुपयोग ना कर सकें, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव जो सरकार का पक्ष होता है वो प्रस्तुत करता है और उससे वो ये साबित करता है कि लोकसभा में उनका बहुमत समर्थन है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ही पेश किया जाता है, तो ठीक है। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग लोकसभा में बहुमत समर्थन सिद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और इन्होंने क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है, तो जिसमें ऑप्शन 1 है वो पहले ही हट जाएगा, 1 हट गया। अब 3 दोनों में है, 4 हमें देखना है। वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, कौन? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं, तो ये तो ठीक है। 3 तो वैसे भी है दोनों में। 4 देखना है,
वे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, ठीक है ये। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ये गलत हो गया। और इसमें पूछा क्या है, 4 वाला भी आप हटा दीजिए, सही गलत पूछा है तो सही वाले ऑप्शन हम हटाते जाएंगे। बाकी देख लेते हैं, मनोनीत सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन जो बी है उसमें ओनली 3 गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ठीक है। ये 312 में बोल रहे हैं और ये ठीक है कि इसमें है कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि जैसे अखिल भारतीय सेवाएं अभी 3 हैं, एक है IAS, IPS और IFS। ये IFS F का मतलब फॉरेस्ट है। ऐसे कई सारी रिकमेंडेशन कई समितियों ने दी हैं, जैसे एक है इंडियन मेडिकल सर्विस की रिकमेंडेशन दी है, ऐसे एक इंडियन जुडिशरी सर्विस की भी रिकमेंडेशन दी है, लेकिन ये अभी तक मानी नहीं गई हैं। तो अभी जो है वो 3 है, ऑल इंडिया सर्विसेज। और इसका प्रस्ताव कौन पारित करता है, राज्यसभा करती है। और अगर राज्यसभा को लगता है कि ये राष्ट्रीय हित में है तो वो 312 के तहत पारित कर सकती है, ठीक है। ये राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये 2/3 नहीं होता, इसमें वही होता है आधे से अधिक और प्लस उपस्थित और मतदान का 2/3। तो ये गलत हो गया ये ऑप्शन, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त ना हो। तो ये गलत है, क्योंकि पहले सदस्य हो चाहे ना हो, बहुमत का समर्थन पहले जरूरत नहीं होती है। 1 महीने के अंदर इनको विश्वास मत हासिल करना होता है। और अगर मंत्री का कोई पद नहीं है इनके पास, मान लीजिए ये संसद में राज्यसभा या विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर इनको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए। एक शर्त ये है। और दूसरा, इनको 1 महीने के अंदर, जब ये नियुक्त हुए हैं उसके 1 महीने के अंदर इनको अपना जो है समर्थन साबित करना होता है, जिसको विश्वास मत बोलते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये तो ऑप्शन ठीक ही है और ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मूल रूप से भारतीय संविधान में किया गया, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो मूल संविधान की बात हो रही है, तो मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये बाद में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में इस शब्द को शामिल किया गया है, 44वें संशोधन में। तो मंत्रिमंडल शब्द को 42वें संशोधन द्वारा नहीं, क्योंकि 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था और बाद में जब 44वां संशोधन हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, तब उसमें मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था कि इमरजेंसी के लिए उद्घोषणा के लिए, इमरजेंसी की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की सहमति अनिवार्य है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ठीक है, तब उसमें ये शब्द जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा, 100 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में बताना है 6 व्यक्ति अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन है, मोरारजी देसाई, ये बॉम्बे के थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, देवगौड़ा जी कर्नाटका और नरेंद्र मोदी जी गुजरात। तो आपको अगर प्रधानमंत्री का सीक्वेंस नहीं याद है तो आप उसके लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे ही शॉर्ट्स में जाइएगा और शॉर्ट्स में आपको एक शॉर्ट दिखेगा जिसमें राजघाट का एक चित्र बना हुआ है और उसमें ऐसे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है, उसकी मैंने ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को आप एक बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा सारे प्रधानमंत्री का सीक्वेंस, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। पीवी नरसिम्हा राव जो दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका टाइम पीरियड 1971 से लेकर के 1973 के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो अभी मैंने बताया कि नरसिम्हा राव जी जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और टाइम पीरियड ठीक है 1971 से 73, लेकिन ये आंध्रा के थे, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों और उनके प्रावधान बताने हैं। अनुच्छेद 82, ये अच्छा ठीक है ऐसे है। अनुच्छेद 82 जो है वो क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। तो पहले इसमें देखना है कि इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा है, तो ये ठीक है ऑप्शन वैसे आपका।
अनुच्छेद 82 में दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन, लेकिन हमें देखना है गलत, तो ये तो सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, ये राज्य विधानसभा का 170 में है और लोकसभा का 82 में, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन ये दोनों हमारे आंसर होंगे नहीं। तो 1 और 2 पहले हटा दीजिए, जिसमें जिसमें है 1 2 जिसमें है ये हट गया। अब बाकी बचे 3 और 4। निर्वाचन आयोग द्वारा गठित परिसीमन आयोग। पहली बात तो ये है कि परिसीमन आयोग का गठन निर्वाचन आयोग नहीं करती है, आर्टिकल तो छोड़ दीजिए एक बार। इसका गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का संसद करती है, तो ये गलत हो गया आपका। और संसद द्वारा दिया हुआ है अनुच्छेद 327 में कि संसद गठन करती है, ठीक है, लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग दिया, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है 328 परिसीमन संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक। ये 328 नहीं है, ये 329 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो ये भी गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन गलत हो गए आपके, तो ये आंसर सी हो जाएगा। फिर है लोकसभा के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो ये ठीक है कि लोकसभा में अनुच्छेद दिया हुआ है 84A, और 84A के तहत जो है वो ऐसा है कि, और ये अनुसूची कौन सी है? 3rd, ठीक है। 2nd अनुसूची में वेतन भत्ते हैं कि पहले वेतन की बात करो तब शपथ तो बाद में लेंगे, है ना। तो इसीलिए लोग 2 और 3 में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है कि 2 जो है वो वेतन भत्ते हैं और 3 में शपथ है। तो यह वाला ऑप्शन ठीक है कि ये अनुसूची 3 के तहत जो है शपथ लेते हैं, और अनुच्छेद क्या है? 84A, ठीक है। नेक्स्ट है शपथ या प्रतिज्ञान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार जो है वो संविधान और भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखे, तो ठीक है, तो ये सही व्याख्या है इसकी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका अनुच्छेद मिलाना है। अनुच्छेद 231 एक सम्मिलित उच्च न्यायालय की स्थापना। तो अनुच्छेद 231 ठीक है कि ये कंबाइंड उच्च न्यायालय की बात करता है, और इन्होंने क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही हो गया, सम्मिलित उच्च न्यायालय होना चाहिए। उन्होंने बोला है नहीं, मतलब नहीं पूछा है, ठीक है। 230 संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की संसद की शक्ति। तो ये भी ठीक है कि अनुच्छेद 230 में दिया गया है कि जो हाई कोर्ट हैं उनकी शक्तियां जो है वो यूटीज में, मतलब यूनियन टेरिटरीज में कैसे विस्तारित की जाए। तो ये भी ठीक है कि पहले ही आता है, उसके बाद में फिर उच्च न्यायालय ज्वाइंट हाई कोर्ट की बात कर देता है। और ये आया था 7th अमेंडमेंट 1956 से ज्वाइंट हाई कोर्ट आया था। ज्वाइंट हाई कोर्ट और एक राज्य के दो राज्यों के दो या दो से अधिक राज्यों का मिलाकर के एक राज्यपाल, ये दोनों जो है 7वें संशोधन में आया था, ठीक है। अनुच्छेद 232 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये इसमें नहीं है कि इसको जो है 7वें संशोधन के द्वारा, वही 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा काफ़ी हद तक इसको निरस्त कर दिया गया। और पहले जो है उच्च न्यायालयों की संबंधित था, लेकिन अभी ये हट गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया इनकी नियुक्ति की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्ष बताना है कि प्रथम नियुक्ति के कालक्रमिक बताना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना क्या दे दिया। आप पिछले साल का पीसीएस का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, यूपी पीसीएस का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। सीक्वेंस लगाने को, वित्त आयोग का सीक्वेंस मिलाने को आया है, और ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष का आया हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हैं 1956 में बने थे अयंगर, फिर सरदार हुकुम सिंह बने हैं, ये बने हैं 62 में, नीलम संजीवा रेड्डी बने हैं 67 में, और ढिल्लो बने हैं 69 में। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में बताना है। देखिए लोकसभा सीटों का एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी तमिलनाडु ऑप्शन दिया था, कर्नाटका दिया था। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। उस टाइम भी मैं बोली थी कि ये टफ क्वेश्चन है, और अभी भी है, ये टफ क्वेश्चन ही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, क्योंकि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हमें समझ में नहीं आएगा कि तमिलनाडु में ज़्यादा सीटें हैं, हमें लगेगा कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा होंगी, क्योंकि उत्तर के जो क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा हैं इस तरह का। तो ये भी टफ क्वेश्चन है, नो डाउट टफ है। कर्नाटक का 28 सीटें हैं, और गुजरात में 26 सीटें। अब इतना नहीं याद कर पाएंगे आप, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तो एटलीस्ट इनके नंबर तो हम याद ही कर लें, ताकि जब क्वेश्चन आए, अगर कभी ऐसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम 2-3 पॉइंट से भी कुछ तो पकड़ पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, अवरोही क्रम बताना है घटते हुए, मतलब सबसे ज़्यादा से कम। तो 1 होना चाहिए पहले, 2 ऑप्शन आपके पहले ही हट गए, आप 50-50 पे आ गए। अब देखिए गुजरात इन्होंने 4 बाद में कर दिया है। अब अगर इन दोनों का आपको पता रहेगा तो भी ऑप्शन कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे देख लीजिए। तो पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, 2 3,
तो 1 2 3 4 इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर कथन कारण बताना है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य या संघ राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक है। क्या ये ठीक है? अगर कोई SC या ST के पक्ष से लड़ता है चुनाव तो वो SC या ST होना चाहिए, ये तो एकदम सही है। अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी सदस्य उसके लिए आरक्षित न की गई किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। हाँ, ये भी ठीक है। मतलब अनारक्षित जो सीटें हैं उनमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, SC भी हो, जनरल भी हो, OBC भी हो, ST भी हो, कोई भी। लेकिन जो SC के लिए लड़ेगा चुनाव उसका SC होना अनिवार्य है, और जो ST सीट के लिए जो चुनाव लड़ेगा उसका ST होना अनिवार्य है, ये शर्त है। तो ये ऑप्शन इन दोनों का क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो अपने आप में सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं कि इस वजह से ये है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। न्यायिक सिद्धांत और उनका मूल अर्थ, ये इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कई बार मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में भी मतलब कभी दिखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट ठीक है, आप देख लीजिए अगर इसमें क्वेश्चन है इस तरह का तो क्या पता कभी आ ही जाए। ठीक है, तो इसमें है ग्रसन का सिद्धांत पहले दिया है कि कोई भी विधि अमान्य तब होती है, तो इसमें अंत में कि मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों के पर प्रधानता रखते हैं ये। ठीक है, ये वाला इसका आंसर ए का 2 हो जाएगा। किसमें बोलते हैं कि कोई भी विधि जो है अगर संवैधानिक मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है कोई भी विधि और वो पूर्व संवैधानिक है, संविधान बनने से पहले की है, तो वह पूर्णतः शून्य नहीं होगी, वो उतनी ही शून्य होगी जितनी कि वो वर्तमान मूल अधिकार का जो है वो उल्लंघन कर रही है। तो वही इसमें कि मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों पर प्रधानता रखते हैं। ठीक है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये मेनली होता है कि इसमें देखिए ऑप्शन कि किसी विधि के केवल अमान्य भाग को अभिखंडित किया जाता है, संपूर्ण अधिनियम को नहीं, कि मतलब पृथक पृथक कर दिया पहले और उसमें से जितना भाग असंवैधानिक है उतना ही निरस्त किया गया। तो आप देख लीजिए ए का 2 और बी का 3 से कोई आंसर आ रहा है? ए का 2 बी का 3 नहीं आ रहा, ए का 2 बी का 3 नहीं, ये देखिए आंसर आ गया इससे। सार और तत्व का सिद्धांत, विधि के वास्तविक स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है मेनली कि जो वास्तविक रूप है कि सार और तत्व का, कि मतलब एक कॉमन सेंस से प्राकृतिक न्याय जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है ये। और आभासी विधायन का सिद्धांत है, ये हो जाएगा कोई विधि तब अमान्य होती है जब वो प्रत्यक्ष रूप से वह कार्य करती है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, मतलब इनडायरेक्टली अगर कोई काम कर रही है जो डायरेक्टली नहीं कर सकती, ऐसी विधि को अमान्य मान लिया जाता है। कब? आभासी विधायन। आभासी से आप क्लियर हो सकता है कि देखिए आभासी में मतलब डायरेक्ट नहीं है कोई चीज़, इनडायरेक्टली एहसास हो रहा है। ठीक है, दल बदल विरोध के संबंध में घटनाएं बतानी है। दिनेश गोस्वामी समिति का निर्वाचन सुधारों से संबंधित सिफारिशें, ये आई एक चीज। फिर संविधान में 10वीं अनुसूची का समावेश, कि हो तो होलोहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, और 91वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले देखिए निर्वाचन संबंधित में पहले आई थी 10वीं अनुसूची, ये कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में फिर आया है, अब ये 52वां है तो 91 तो ऑब्वियस है कि उसके बाद ही होगा, तो ये आई थी 52वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1985 में। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति आई थी 90 में, कि हो तो होलोहन 92 में आया था, और फिर 91वां संविधान संशोधन 2003। अब आप देख लीजिए 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन सा आंसर आ रहा है? सी। नेक्स्ट है संसदीय सत्र चक्र की सामान्य प्रक्रिया में सही क्रम बताना है, कि संसद का सत्रावसान, राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत करना, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और अनिश्चितकालीन स्थगन। इसमें सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे, मतलब सत्र खत्म तो बाद में होगा ना, पहले बैठे तो राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे, ये हो गया 1 नंबर। अब बाकी हटा दीजिए आप, जिसमें 2 सबसे पहले नहीं वो हटा दीजिए। फिर क्या आएगा? फिर वर्ष के प्रथम सत्र, जब सत्र चल रहा है तब उसमें फिर प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। ठीक है, और ये दिया है आर्टिकल 87 में। ठीक, और ये संसद जो सत्र को बुलाते हैं ये 85 में दिया हुआ है। फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन होगा, कि जो बैठकों के बीच बीच में होता है, मतलब, और सबसे लास्ट में क्या होता है? सत्रावसान। जैसे मान लीजिए मानसून सत्र चल रहा है या बजट सत्र चल रहा है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति बुलाएंगे, बुलाने के बाद में वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा,
फिर अनिश्चित काल के लिए जो बैठकें होती रहती हैं उसमें रोक लगाई जाती है कि अब आज की बैठक यहीं खत्म हुई अनिश्चित काल तक के लिए। फिर 4 दिन बाद बुलाया गया। तो ये हो गया 3 नंबर पे। फिर सत्र का अवसान होगा। तो लास्ट में सबसे क्या आएगा? 1। अब इन दोनों में देखिए 1 लास्ट में है और 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 110 का। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में करेंगे।